एक ऐसा घर इमेजिन करो जहाँ पे एक बच्चा है, उसका बाप है और उसकी माँ है। बाप काफी स्ट्रिक्ट है, एरोगेंट है, गुस्सैल है और पुश करता है अपने बच्चे को बेटर सेल्फ बनने में, लेकिन क्रोध का उपयोग कुछ ज्यादा ही करता है, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का उपयोग बहुत ज्यादा करता है। और एक तरफ एक माँ है, बहुत नाजुक है, बहुत डेलिकेट है, बहुत कंपैशनेट है और उसी बच्चे को वो पुश करती है बेटर बनने में, लेकिन प्यार का इस्तेमाल करती है। ऐसे हाउस होल्ड बहुत होते हैं, हमारी भी फैमिलीज में होता है। ऐसे ही हाउस होल्ड के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे बाप होंगे हमारे फ्रीडरिक विल्हेम नीचे और यहाँ मदर होंगी, माँ होगी फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की। कंपैरिजन क्रिएट होगा एक कठोर बाप और एक प्यार देने वाली माँ के बीच में। वैसे तो इन दोनों के काम में बहुत ज्यादा बहस है, इन दोनों के काम में बहुत ज्यादा तर्क और वितर्क है, बट स्टिल दे बोथ, फ्रेडरिक नीचे एंड फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की, अप्रिशिएटेड ईच अदर। बहुत ज्यादा एक दूसरे की इज्जत करते थे, एक दूसरे के काम को एक दूसरे के काम में दिखाने की कोशिश करिए। द ट्विन ब्रदर्स ऑफ द 19th सेंचुरी इनको कहा गया है कि इन लोगों की थॉट प्रोसेस इतनी ज्यादा मिलती है और जो बदलाव आया 19th सेंचुरी इंटेलेक्चुअल थॉट प्रोसेस में इन लोगों की वजह से आया। प्रोमिनेंट थिंकर्स थे, डार्विन भी आए, मार्क्स भी आए और भी फिलोसफर्स आए, बट इनका जो काम था काफी ज्यादा प्रोमिनेंट रहा। 1887 में जब फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की को मरे हुए 6 साल हो गए थे, फ्रीडरिक विल्हेम नीचे को इनकी किताब मिली थी दोस्तोयेव्स्की की एक बुक लाइब्रेरी में, विच वाज इन फ्रांस। इन्होंने जब उनकी वो किताब पढ़ी, विच वाज नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड, तो इतना ज्यादा प्रभावित हुए, इतना ज्यादा मूव थे कि इन्होंने खत लिखने शुरू कर दिए नीचे ने अपने दोस्त को कि भाई मुझे अपना बिछड़ा हुआ यार मिल गया, मुझे अपना बिछड़ा हुआ रिश्तेदार मिल गया, जिसको इन्होंने कहा फेल्ट लाइक द कॉल ऑफ द ब्लड। ऐसा लग रहा है मेरा ही कोई रिश्तेदार है, मेरा ही कोई भाई है, मेरा कोई बंधु है जिसके मैं बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ, और वो चीज में जो मेरे अंदर है वो मैं इस किताब में फील कर पा रहा हूँ, मैं इस राइटर के लेख में फील कर पा रहा हूँ। नीचे ने दोस्तोयेव्स्की का काम पढ़ा, बट बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिवली नहीं पढ़ पाए क्योंकि उनका साइकोटिक डिसऑर्डर तो शुरू हो गया। दोस्तोयेव्स्की को डिस्कवर करने के 2 साल बाद ही नीचे लॉस्ट हिमसेल्फ टू इंसैनिटी। वही जो उनका पता है सबको, ट्यूरिन में जब घोड़े की सफरिंग देख के वो उस घोड़े को बचाने के लिए गए, वहां से उनका शुरू हुआ पहला पागलपन का दौरा। इस लेक्चर को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। हम लोग नाइलिज्म से लेते हुए डेथ ऑफ गॉड, कैरेक्टर प्लॉट्स, रास्कोलनिकोव और इवान कारामाज़ोव के ऊपर बात करेंगे कि कहाँ पे तर्क वितर्क था, कहाँ नीचे और दोस्तोयेव्स्की में भिड़ंत थी, बहुत ज्यादा बहस थी, लेकिन वहीं पे सिमिलैरिटीज भी थी। तो इस लेक्चर को पूरा जरूर देखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ऑफ द 2 ग्रेट माइंड्स ऑफ द 19th सेंचुरी। क्योंकि अगर तुमने इन दोनों को पढ़ लिया ना, साथ में समझ लिया, नीचे और दोस्तोयेव्स्की को पैरेलली समझ लिया ना, तो काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, काफी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि तुम एक तरफ रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी देख पाओगे इन फिलोसफीज को और एक तरफ से तुम एग्जिस्टेंशियल पर्सपेक्टिव से भी देख पाओगे। तो दोनों हम लेके चलेंगे। लेक्चर इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा जरूर देखना, बीच में मत छोड़ देना, क्योंकि तुम्हें पता है अगर आधी इन्फॉर्मेशन लेके लोगों के बीच में जाओगे तो गालियां ही पड़ेंगी। पार्ट 1, नाइलिज्म। अब हम सबने नाइलिज्म के बारे में पढ़ा हुआ है, मैंने काफी ज्यादा लेक्चर्स बनाए हुए हैं। मीनिंगलेसनेस के ऊपर हम बात कर रहे हैं, वॉइड के बारे में हम बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे नीचे और दोस्तोयेव्स्की ने एक अलग पर्सपेक्टिव देने की इसको कोशिश करी। ये दोनों ना एक स्पिरिचुअल सेल्फ के बारे में बात करते हैं। हमने दोस्तोयेव्स्की का जो लंबा वाला लेक्चर था उसमें बात करी थी कि दोस्तोयेव्स्की वाज वेरी स्पिरिचुअल, और स्पेसिफिकली जब उनको ओम्स्क साइबेरिया में वर्क कैंप में जब भेज दिया गया था तो वहाँ पे उनके साथ बहुत परेशानियां हुई। उसके बाद उनकी स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की जर्नी शुरू हुई बहुत ज्यादा। और इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे अगर क्रिटिसिज्म दे रहे हैं क्रिश्चियनिटी को तो वो स्पिरिचुअल नहीं है। गिव बर्थ टू अ डांसिंग स्टार। अ डांसिंग स्टार इज अ स्पिरिचुअल बीइंग हु इज फ्री, जिसके पास फ्रीडम है, जिसके पास स्वतंत्रता है। नाइलिज्म एक ऐसी चीज है, नाइलिज्म इसलिए आती है क्योंकि इतना मॉडर्नाइजेशन आ गया है, इतनी रैशनैलिटी आ गई है कि यही सही है, यही गलत है। जो कि हम आगे पढ़ेंगे, 2 + 2 = 4 ही होगा, 5 क्यों नहीं हो सकता भाई? अगर एक इंसान को 5 बोलने में उसकी फ्रीडम मिल रही है बिना किसी का नुकसान हुए, तो वो 5 क्यों नहीं बोल सकता? तो तुम इतना ज्यादा रैशनैलिटी में पड़ गए हो, इतना साइंस ने बोलबाला अपना बना लिया है, इतना ज्यादा मॉडर्नाइजेशन आ गया है कि नाइलिज्म को तुम रोक नहीं सकते। नाइलिज्म अपने आप आ रहा है, नाइलिज्म आके ही रहेगा। अपने स्पिरिचुअल सेल्फ को भूल जा रहे हैं लोग, अपनी जो स्पिरिचुअलिटी है ना, जिसका कोई डेफिनेशन नहीं है पर से, बट उसको भूल जा रहे हैं। नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड में दोस्तोयेव्स्की ने एक वाक्य दिखाया है, मैं बोलूं 2 + 2 = 5 तो सोसाइटी मेरे को बोलेगी पागल है, ये भसिया आया हुआ है, ये खिसक चुका है, क्योंकि लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, लोग मेरी एब्सर्डिटी और इरैशनैलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। अ ह्यूमन बीइंग इज एब्सर्ड, रैशनैलिटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती, सोसाइटी उसको समझ नहीं सकती है, कल्चर उसको समझ नहीं सकता है। और अगर किसी इंसान ने सही में 2 + 2 = 5 बोल दिया तो भैया इस लेवल पे सोसाइटी उसको पगलेट कहेगी कि उसका सर्वाइवल
मुश्किल हो जाएगा, वो जी ही नहीं पाएगा, तभी वो अंडरग्राउंड चला जाएगा। वो जीना ही नहीं चाहता है कहीं पे भी, वो लोगों के साथ लोगों को समझ नहीं सकता है, क्योंकि इतनी रैशनैलिटी में लोग फंस गए हैं कि स्पिरिचुअल सेल्फ को एक्सेप्ट करना भूल गए हैं। इन शॉर्ट दोस्तोयेव्स्की कह रहे हैं कि सोसाइटी शुड एक्सेप्ट एन इंडिविजुअल्स स्पिरिचुअल सेल्फ। फिर यहाँ पे अगर फ्रेडरिक नीचे और दोस्तोयेव्स्की को लेंगे तो इन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारा रिलीजियस सिस्टम या हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा फिलोसॉफिकल, हमारा साइंटिफिक सिस्टम बेकार है, खराब है या परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो अभी भी इंसान की फ्रीडम नहीं समझ सकता, वो इंसान की इररेशनैलिटी नहीं समझ सकता, वो ये नहीं समझ सकता कि इंसान वांट्स टू बी फ्री, स्वतंत्रता अपने ऊपर वो बनाना चाहता है। बिकॉज फाइनली दे फेल टू एड्रेस अ मैन एंड हिज फ्रीडम। अब इन दोनों के बीच की भिड़ंत इतनी आसानी से खत्म नहीं होती, दोनों एक दूसरे के काम को रिस्पेक्ट करते थे कहीं ना कहीं, बट एक यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई। यहाँ पे दोस्तोयेव्स्की वो सेइंग कि चूंकि लोग भूल गए हैं गॉड को, चूंकि लोग भटक गए हैं अपने रास्ते से, इसलिए नाहिलिज्म आया है। नाहिलिज्म का बादल ने हमको घेर लिया, हम बच के कहीं नहीं जा सकते नाहिलिज्म से। तो कहते हैं वापस आओ भाई, जिस दिन तुम वापस आ जाओगे अपने पथ पे, क्रिश्चियनिटी वापस अपना के सीधे पथ पे चलोगे, वो ब्रदरहुड की फीलिंग आ जाएगी, उस दिन वापस नाहिलिज्म चला जाएगा जिन गुफाओं से निकल के आया था। वहीं नीचा, सबको पता है नीचा भाई, नीचा ने तो फोड़ फाड़ के रख दिया था क्रिश्चियनिटी को बुरी तरीके से। नीचा ने कहा चूंकि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, और लोगों ने मॉडर्नाइजेशन एक्सेप्ट करी, लोगों ने टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट करी, साइंस एक्सेप्ट करी, नाउ गॉड इज डेड, तो नाहिलिज्म आ गया। नीचा ने कहने की कोशिश करी, ना होता बांस ना बजती बांसुरी, गॉड ही का कॉन्सेप्ट अगर नहीं होता तो नाहिलिज्म आता ही नहीं। तो इन्होंने, नीचा ने पूरा ब्लेम डाल दिया गॉड के कॉन्सेप्ट के ऊपर, और दोस्तोयेव्स्की ने पूरा ब्लेम डाल दिया नाहिलिज्म का किसके ऊपर, लोगों के भटकने के ऊपर, कि लोग रास्ते से भटक गए। तो यहाँ एक डिफरेंस क्रिएट हुआ, और भाई बीमारी तो आ गई, और बहुत बुरी महामारी वाली बीमारी आ गई। अब बीमारी तो आ गई, नीचे बाबा और दोस्तोयेव्स्की बाबा, अब इसका इलाज तो बताइए। और वो इलाज दिया सबसे पहले नीचा ने बोला कि बन जाओ एक मॉरल लेजिस्लेटर, मतलब बन जाओ एक ऊबरमैन, क्योंकि गॉड इज डेड। अब मोरालिटी को कौन वापस से बनाएगा, कौन बताएगा क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, व्हाट इज गुड व्हाट इज इविल। तो वी विल बिकम ओवरमैन बनने के बाद, बेहतर इंसान बनने के बाद हम लोग मॉरल लेजिस्लेशन करेंगे, हम लोग वापस से लॉज बनाएंगे, वापस से रूल्स बनाएंगे जिससे सोसाइटी अच्छे से फंक्शन करे। ये कहा नीचा ने। इधर है दोस्तोयेव्स्की बाबा ने, एफडी बाबा ने कहा कि भैया देखो ऐसा है, वापस ले आओ फेथ क्रिश्चियनिटी पे, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। गॉड को पकड़ लो, गॉड का दामन वापस से पकड़ लो, जिस दिन गॉड का दामन पकड़ लोगे वापस से सब कुछ सही हो जाएगा, नाहिलिज्म का क्योर हो जाएगा। तो इन कॉन्सेप्ट से ये पता लगता है कि ऐसा नहीं है कि बहुत खुश हैं एफडी या फिर एफएन दोनों कि भाई नाहिलिज्म आ गया, मजेदार, मजा आ गया। दोनों बहुत घबराए हुए हैं। हमने डेथ ऑफ गॉड में जो भी नीचे का लेटेस्ट लेक्चर था उसमें भी पढ़ा था, घबराए हुए थे नीचा, मजे नहीं ले रहे थे। इन फिलोसफर्स को ऐसा लिया जाता है, पर्टिकुलरली नीचे को, कि ये बहुत मजे में थे कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है, मजा आ रहा है हमको। नहीं, मजे नहीं थी, घबराए हुए थे, ये डर में थे, ये फियरफुल थे कि अब सोसाइटी का क्या होगा। और अभी तक अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो नीचे जाके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, मेरे दूसरे व्लॉग चैनल के भी, जिसमें फिलॉसफी इन अ व्लॉग फॉर्मेट दिखाने की कोशिश करता हूँ, वो देख सकते हो। और बाकी इस वीडियो पे लाइक जरूर छोड़ना, लाइक एंड कमेंट बहुत आर इंपॉर्टेंट, जिससे वीडियोस आगे बढ़े, लेक्चर्स आगे बढ़े और 10 लोगों तक पहुंचे। फिलॉसफी एज ए नीश इन इंडिया, फायदा होगा, तुम उसमें एक हिस्सेदार रहोगे। पार्ट 2, कैरेक्टर प्लॉट इवान कारामाज़ोव एंड डेथ ऑफ गॉड। अब ब्रदर्स कारामाज़ोव में ना दोस्तोयेव्स्की बाबा ने थोड़ा सा यहाँ पे नीचे का कॉन्सेप्ट दिखाने की कोशिश करी थी कि अगर सही में गॉड की डेथ हो जाती है, देयर इज नो गॉड, तो क्या होगा। तो दोस्तोयेव्स्की ने बोला अगर सही में देयर इज डेथ ऑफ गॉड, गॉड इज डेड, तो इंसान खुद ही गॉड बन जाएगा। और ये इन्होंने खुद से नहीं बोला, ये इन्होंने इवान कारामाज़ोव की पर्सनैलिटी के थ्रू बताने की, दरमियान करने की कोशिश करी कि भाई डेथ ऑफ गॉड हो गया, इंसान ही अपने को गॉड समझना शुरू कर दे। और अगर ऐसा सही में हुआ तो एवरीथिंग इज परमिटेड, एवरी क्राइम इज परमिटेड, इंसान फ्री हो जाएगा, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, वो एक बाउंडलेस स्पिरिचुअल बीइंग बन जाएगा कि वो कुछ भी कर सकता है, जो करना चाहे, जो जिसका उखाड़ना चाहे वो उखाड़ सकता है। और दोस्तोयेव्स्की का ये कहना और इवान कारामाज़ोव की इस कैरेक्टर प्लॉट से ये समझ में आता है कि ये एक इमोरलिस्ट स्टैंस था। अब इमोरलिस्ट कौन होता है? जब सिचुएशन किसी इंसान के फेवर में नहीं जा रही होती है तो वो इमोरल एक्ट्स करना शुरू कर देता है कि जिससे वो सिचुएशन उसके फेवर में है। बट नीचे ये नहीं थे, नीचे ये कभी नहीं करना चाहते थे। तो भाई अब ब्लेम आ जाता है नीचे बाबा पे, आपने तो कहा देयर इज डेथ ऑफ गॉड या गॉड इज डेड, अब इसका सोल्यूशन आप ही दीजिए। जब दोस्तोयेव्स्की बाबा नहीं दे पा रहे, आप ही दीजिए। तो नीचे बाबा ने कहा कि हमें वर्ल्ड को, इस दुनिया को एक नए नजरिए से देखना होगा, एक नई पर्सपेक्टिव से देखना होगा। यहाँ पे झगड़े और कलेश करने से कुछ नहीं होने वाला, न्यू मॉरल्स बनाने होंगे, न्यू इवैल्यूएशन स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी
जिसमें सबका फायदा हो, एक इक्वल गुड क्रिएट हो। सोसाइटी को, इस दुनिया को एक न्यू गोल देना पड़ेगा, और वो गोल देने का काम किसका है? इस मॉरल लेजिस्लेशन का काम किसका है? वो है ओवरमैन का, एक ऊबरमेंच का, जिसके बारे में हम थोड़ा आगे अभी पढ़ेंगे। पार्ट 3, कैरेक्टर प्लॉट ऑफ रास्कोल्निकोव एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरमैन। अब दोस्तोयेव्स्की कह रहे हैं कि अगर तुम अपने को गॉड से कट ऑफ कर दोगे तो अचानक से सफरिंग आ जाएगी, और सफरिंग को तुम हटा नहीं सकते। तो रास्कोल्निकोव ने मर्डर्स करे बिकॉज ही वांटेड टू बिकम एन ओवरमेंच और एन ओवरमैन। वो अपने को ऊपर दिखाना चाहता था, जिसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे क्या कॉन्सेप्ट था वो। बट वो मर्डर करने के बाद ओवरमैन ना बनते हुए उसने कन्फेस कर दिया कि मैंने ये क्राइम किया है। वो कन्फेशन शायद इसलिए था क्योंकि वो एक्सेप्ट करवाना चाहता था खुद को, सिंपैथाइज करवाना चाहता था खुद की सिचुएशन से बाकी के लोगों को, अपनी कुछ सोसाइटी में वापस एक्सेप्ट करवाना चाहता था। यहाँ ओवरमैन का कॉन्सेप्ट टूट गया, यहाँ ओवरमेंच का कॉन्सेप्ट पहाड़ से नीचे गिर गया। यहाँ अगर फ्रेडरिक नीचे ने रास्कोल्निकोव का कैरेक्टर लिखा होता तो फ्रेडरिक नीचे रास्कोल्निकोव को बोलता है कि भाई ये ओवरमेंच छोड़ो, तुम पहले तो सफरिंग को एम्ब्रेस करो, सफरिंग को एक्सेप्ट करो। इट इज वेरी कॉमन, इट इज फॉर एवरीवन, सबके साथ होता है, उसको पहले एक्सेप्ट करो। ये हमेशा गांठ बांध के रख लो कि पेन इज अ ब्यूटीफुल थिंग। दर्द हमेशा खूबसूरत होता है, जब तक दर्द नहीं होगा मजा नहीं आएगा। जिम में जाके जब तक डंबल उठा के लेग वर्कआउट करके टांगों की अच्छी खासी बज ना जाए तब तक अच्छा लेग वर्कआउट नहीं होता है। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो आगे बढ़े। उसके बाद नीचे कहते हैं कि ही इज अ विक्टिम ऑफ स्लेव मोरालिटी। भाई ये तो हर्ड मेंटालिटी स्लेव मोरालिटी में, और ये तो सिंपैथी मांगने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ी बात नीचे जिस चीज से बहुत ज्यादा चिढ़ते थे वो था, अगर तुम किसी को आउट ऑफ वीकनेस या आउट ऑफ पिटी, अरे बेचारा, इसमें अगर मदद करने के लिए आगे हाथ बढ़ाते हो तो उससे बड़ा स्लेव मोरालिटी और हर्ड मेंटालिटी का कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। तुम्हें कमजोर को और कमजोर बना रहे हो, उसको तुम एम्पावर नहीं कर रहे। वो अगर गिरा तो वो खुद से कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, उसको कोई ना कोई चाहिए, बेचारा गिर गया। सिर्फ ऐसा नहीं कि हम इमेजिनेशन की बात करें कि नीचा ने अगर रास्कोल्निकोव का कैरेक्टर डिपिक्ट किया होता तो उन्होंने सही में किया। अपनी महान किताब 10 पोक ज़राथुस्त्रा में, जिसके ऊपर लेक्चर सीरीज अलग से चल रही है, तो हम इस कॉन्सेप्ट को और वहां पे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे जब वहां पहुंच जाएंगे। बट यहाँ पे मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। रास्कोल्निकोव के कैरेक्टर को इन्होंने नीचे ने शो करने की कोशिश करी एक और कैरेक्टर प्लॉट विच वाज द पेल क्रिमिनल। एक ऐसा क्रिमिनल जो पहले क्राइम करता है और फिर क्राइम करने के बाद खुद ही रोता है, गिल्ट में आकर उस क्राइम को कन्फेस कर देता है और वापस चाहता है कि मुझे सोसाइटी एक्सेप्ट कर ले। ये कॉन्सेप्ट कुछ वैसा ही है कि तुम सोसाइटल नॉर्म्स ब्रेक करने की कोशिश करते हो, हर्ड मेंटालिटी, स्लेव मोरालिटी ब्रेक करने की कोशिश करते हो, और जब तुम ब्रेक कर देते हो तो तुम्हारा कॉन्शियस, तुम्हारी आत्मा तुम्हें जो है गिल्ट में डालती है, गिल्ट ट्रिपिंग होनी शुरू हो जाती है। उस गिल्ट की वजह से तुम क्या करते हो? कन्फेस कर लेते हो। उस गिल्ट की वजह से तुम ये बोलते हो कि भाई ये मैंने क्या कर दिया, अब तुम वापस आना चाहते हो। वापस आने के बाद यू सरेंडर योरसेल्फ, तुम अपने हथियार त्याग देते हो, तुम संन्यास ले लेते हो, भाई अब हमसे ना हो पाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द पेल क्रिमिनल। अब यहाँ पे रास्कोल्निकोव का जो मोटिव था वो बहुत ही क्लियर था उसके माइंड में। वो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैन बनना चाहता था, या द कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैन, जिसमें वो कुछ भी मीन्स से, विच इज मर्डरिंग समवन टू अचीव अ हायर पर्पस, की मैं किसी का कत्ल करूंगा, किसी का मर्डर करूंगा तो मैं एक हायर पर्पस पे पहुंच जाऊंगा। ये था रास्कोल्निकोव का ओवरमैन का कॉन्सेप्ट। और इस थ्योरी को रास्कोल्निकोव ने समझाने की भी कोशिश करी है भाई साहब। उसने कहा कि भाई हमें नहीं रहना इन नॉर्मल मर्दों के तरह, कंजर्वेटिव मर्दों के तरह, हमें तो भाई एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैन बनना है। जैसे नेपोलियन आया, नेपोलियन ने क्या किया? नेपोलियन ने पुराने लॉज तोड़े और नए लॉज बनाए, चाहे जो भी मीन्स उसमें लगा, चाहे जो भी उसने किया, बट इट वॉज फॉर अ ग्रेटर पर्पस, ग्रेटर गुड। अगर इसको यूटिलिटेरियनिज्म के कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें झूठ भी है, इमोरालिटी भी है, इमोरलिज्म भी आ जाता है। बट हाँ, रास्कोल्निकोव ने पक्ष रखने की कोशिश करी, इसलिए मैंने मर्डर्स करे, पॉन ब्रोकर और उसकी बहन का। लेकिन यहाँ पे अगर रास्कोल्निकोव का कैरेक्टर देखा जाए, उसने नीचे के ऊबरमेंच के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से तोड़ के फोड़ के रख दिया, क्योंकि नीचे कभी ऊबरमेंच का कॉन्सेप्ट ऐसा बताना चाहते नहीं थे। क्योंकि रास्कोल्निकोव की दुनिया में ब्लडशेड इज परमिटेड, अब कुछ भी कर सकते हो, तुम मारो, काटो, कहीं पे भी किसी को भी फेंक दो उठा के, लेकिन नीचे कभी भी ब्लडशेड नहीं कहते थे। नीचे कहते थे बिकम अ मॉरल लेजिस्लेटर नॉट अ किलर, जिसकी वजह से नीचे बदनाम हुए। जो हिटलर ने ऊबरमेंच का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से ट्विस्ट करके डाल दिया था, जिसकी वजह से नीचे का नाम बदनाम हुआ, लेकिन जो पढ़ते हैं उनको पता है क्या सच्चाई थी। और अगर तुम लोगों को ऊबरमेंच के कॉन्सेप्ट के ऊपर एक अलग से पूरा वीडियो चाहिए, और उसमें थर्ड राइख और कैसे एडोल्फ हिटलर ने उसका इस्तेमाल किया, एक्सप्लॉइट करके उसको यूज़ किया नीचे, और नीचे की बहन का क्या कांड रहे थे इन सब में, विल टू पावर को कैसे
नीचा की बहन ने एक्सप्लॉइट किया। अगर चाहिए तो कमेंट कर देना एंड आई विल गेट टू नो कि हाँ सही में लोगों को उसमें इंटरेस्ट है, तो मैं उसको पे एक वीडियो बना दूंगा विस्तार से। पार्ट 4, विल टू लव वर्सेस विल टू पावर। अब विल टू पावर को ना दोस्तोयेव्स्की ने विल टू लव के कॉन्सेप्ट से काउंटर किया। रास्कोल्निकोव का जो कैरेक्टर था वो विल टू पावर अटेन करने की कोशिश कर रहा था, जिसने उसकी अच्छे से बजा दी। अगर उसको सही में ट्रू फ्रीडम चाहिए थी, असली स्वतंत्रता चाहिए थी, तो उसको विल टू लव की तरफ जाना चाहिए था और गॉड लव की तरफ जाना चाहिए था। ऊपर वाले की तरफ प्रेम, ऊपर वाले की तरफ प्यार, फेथ की तरफ प्यार, तो शायद उसको रिडेम्पशन मिल पाता, तो शायद उसको फ्रीडम मिल पाती। अब ये तो एक और बीमारी आ गई, अगर हम विल टू पावर नहीं अप्लाई करेंगे और विल टू लव को और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन तो करिए। दोस्तोयेव्स्की बाबा उन्होंने बोला ठहरो बेटा, बट्स देते हैं हम तुम्हें, अच्छा सोल्यूशन देते हैं उसका। तो अपनी किताब जो थी ब्रदर्स कारामाज़ोव में उन्होंने एक फादर जोसिमा का कैरेक्टर दिया। तो फादर जोसिमा यूज करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ विल टू लव, कंपैशन टुवर्ड्स ऑल, लव टुवर्ड्स ऑल। एक कमजोरी जिसको नीचा कमजोरी समझते थे, थोड़ा सा भी आगे हम समझते हैं, बट दोस्तोयेव्स्की ने कहा कि नहीं, कमजोरी नहीं है, दिस इज विल टू लव। एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति कंपैशन फैलाओ, गॉड के प्रति प्रेम करो एंड यू विल फाइंड योर रिडेम्पशन। तुमको अपनी छूट, तुमको अपनी फ्रीडम मिल जाएगी। और फाइनली अगर यहाँ पे नीचा वर्सेस दोस्तोयेव्स्की देख लें तो यहाँ पे नीचा कह रहे हैं कि एक इंसान प्योर फॉर्म में तब होगा जब वो अपनी विल टू पावर के अंदर टैप इन कर पाएगा। व्हाट इज विल टू पावर इन अ नटशेल, उसके ऊपर एक अलग से इसके ऊपर भी लेक्चर बन सकता है, जो कि बनाए भी एक अच्छा बेटर लेक्चर। विल टू पावर इज कि एक इंसान अपने अल्टीमेट फॉर्म ऑफ बेटर सेल्फ में बनने की कोशिश कर रहा है। विल टू पावर ये नहीं कि कितनी जोर से तुम हथौड़ा फेंक रहे हो या कितना वजन उठा रहे हो, बट विल टू पावर इज ये कितनी किसको गाली दे दी, बट विल टू पावर इज कि भाई you become your true self, you become your authentic self. Ultimate form of authenticity is will to power, जो कि शायद यहाँ एग्जिस्ट ना करता हो। जैसे प्लेटो के फॉर्म्स एंड आइडियाज है ना, एक्स्ट्रॉर्डिनरी फॉर्म, एक परफेक्ट फॉर्म कहीं मेटाफिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता होगा, बट इस वर्ल्ड में उसका एक रिफ्लेक्शन या एक शैडो है। वैसी शायद इंसान अचीव ना कर पा रहा हो, बट बनने की कोशिश कर सकता है। दैट इज ट्रू फॉर्म ऑफ प्योरिटी। उसी के अगेंस्ट दोस्तोयेव्स्की कहते हैं नहीं भाई, ह्यूमिलिटी रखो, गलत बोल रहा है नीचे, तुम्हें मिसगाइड कर रहा है, ह्यूमिलिटी रखो, तमीज से बोला दोस्तोयेव्स्की ने नीचे बाबा को। डाउन टू अर्थ रहो, कंपैशनेट रहो। उन्होंने कहा वही एक गाल पे थप्पड़ मारा, दूसरा गाल भी आगे कर दो, कोई बात नहीं, तुम छोटे नहीं हो जाओगे दूसरे गाल पे थप्पड़ मार के। 10 लोग उस बंदे को देखेंगे कि यार ये कितना एरोगेंट है, थप्पड़ मार रहा है। ये नीचा ने कहा भाई अगर वो थप्पड़ मारेगा, खंजर लो, घोप दो, एक्स लो, काट दो, बैठ मत जाओ, समझ रहे हो। तो नीचा ने ये कॉन्सेप्ट दिया, नीचा वाज अगेंस्ट इट, क्योंकि ये डायरेक्ट ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द स्लेव मोरालिटी। तो फाइनली इन दोनों के बीच की बहस चली, भिड़ंत चली, दोनों एक दूसरे को एडमायर करते थे, एक दूसरे का काम एक दूसरे में दिखाने की कोशिश करी गई। लेकिन हम इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देख सकते हैं कि पर्सपेक्टिव्स होते हैं हर चीज के। किसी भी फिलोसफी को, किसी भी कॉन्सेप्ट को तो ये बेकार है, ये गधा है, ये गपचा है, ये अच्छा है, ये बुरा नहीं टैग कर सकते। हर पर्सपेक्टिव किसी ना किसी इंसान के लिए काम करता है, जब तक वो मॉरल स्टैंडर्ड्स में एक्ट कर रहे हैं। तो अगर ये अच्छा लगा हो लेक्चर तो प्लीज़ इसको लाइक वगैरह कर देना। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है। नीचे जो व्लॉग चैनल है वो व्लॉग चैनल जाके देखो, वहाँ पे भी मैं इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स डाल रहा हूँ, वीडियोस डाल रहा हूँ, वीडियो रिकमेंडेशन, लेक्चर रिकमेंडेशन देते रहो। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में, है ना भैया। चलो भैया अब हम भी निकलते हैं, आप भी काम पे लगे, चलो भैया कट लो।